अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आई एम योर टीचर अकील अहमद। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू स्टडी यूनिट नंबर 6 बीकॉम बीए बीएससी एडीसी एडीए एडीएस की इंग्लिश कंपलसरी की टेक्स्ट बुक का यूनिट नंबर 6 का सबक है। लेसन है ये हाउ टू स्टडी मुताला कैसे करें। इसके अंदर 6 पैराग्राफ दिए गए हैं। एक पहला पैराग्राफ हम अपलोड कर चुके हैं, बिल्कुल को हमने अच्छी तरह समझाया था, उसकी ट्रांसलेशन भी की थी सेंटेंस टू सेंटेंस। आज हम इसका पैराग्राफ नंबर 2 करेंगे। पैराग्राफ नंबर 2 का पहला सेंटेंस आपके सामने नज़र आ रहा है, क्या आपको नज़र आ रहा है? पढ़ते हैं। नाउ व्हाट द एग्जैक्ट शेप, शेप माने शक्ल, एग्जैक्ट माने बिल्कुल ठीक, एग्जैक्ट शेप, वट एवर द एग्जैक्ट शेप, जो भी, अब जो भी जो है एग्जैक्ट दुरुस्त शेप शक्ल होती है अब ग्राफ्स कर्व, कर्व माने खतूत होते हैं, ग्राफ के मख्फी ग्राफ के खतूत की, मेड बाय ज्वाइनिंग जो बनाया गया है मिलाकर नुक्तों को ज्वाइन करके, दिस पॉइंट्स इट मस्ट हैव अ क्रेस्ट, इसका एक क्रेस्ट होना ज़रूरी है। चलिए ट्रांसलेशन करते हैं, एक बार पढ़ते हैं। नाउ वट एवर द एग्जैक्ट शेप ऑफ ग्राफ कर्व कॉमा मेड बाय ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स कॉमा इट मस्ट हैव अ क्रेस्ट। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन बनती है, अब ग्राफ के मख्फी खतूत की कतई शक्ल जो भी हो, वट एवर जो भी हो, इन पॉइंट्स को जोड़कर बनाई गई है, वो जो शक्ल बनाई गई है इन पॉइंट्स को जोड़कर बनाई गई है, जो फाइनल शक्ल आई है यानी कतई शक्ल जो आई है, इसमें एक क्रेस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया समझ में तो हम समझाते हैं फिर आपको। मतलब इस जुमले का मतलब यह है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ग्राफ के मख्फी खतूत की शक्ल क्या है। जब आप ग्राफ पर तमाम बुलंद तरीन पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो हमेशा एक नुक्ता होगा जो इन सब में सबसे ऊंचा होगा। इस बुलंद तरीन मकाम को क्रेस कहा जाता है। ये लफ्ज़ आया क्रेस, इस बुलंद तरीन मकाम को क्रेस कहा जाता है। ये इसी तरह है कि जिस तरह एक पहाड़ की चोटी होती है, जो पहाड़ पर सबसे ऊंचा मकाम होता है, लिहाजा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ग्राफ किस तरह नज़र आता है, हमेशा एक नुक्ता नज़र होगा जो सबसे ज़्यादा है, जिसे पहाड़ की चोटी, जैसे पहाड़ की चोटी है। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा मतलब जो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। तो चलते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ। चलें जो पॉइंट सेंटेंस नंबर 2 पढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 2 का। पॉइंट एक्स इज़ द वेरी मैक्सिमम एनी वन कैन लर्न इन द डे, फुल स्टॉप। दोबारा पढ़ता हूँ, पॉइंट एक्स इज़ द वेरी मैक्सिमम एनी वन कैन लर्न इन द डे, फुल स्टॉप। पॉइंट एक्स वो ज़्यादा से ज़्यादा है जो कोई भी दिन में सीख सकता है। पॉइंट एक्स वो ज़्यादा से ज़्यादा है जो कोई भी दिन में सीख सकता है। समझ में आई? नहीं आई मतलब? चलिए मैं समझाता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। इस सेंटेंस में ये बताया है कि पॉइंट एक्स वो सबसे ज़्यादा है जो कोई भी दिन में सीख सकता है, का मतलब है कि पॉइंट एक्स मालूमात या इल्म की सबसे ज़्यादा मिक़दार या हद की नुमाइंदगी करता है, जिसे कोई शख्स एक दिन में हासिल या जज़्ब कर सकता है। आसान अल्फाज में ये बताता है कि कोई एक दिन में कितना सीख सकता है, इसकी एक हद है और एक्स पॉइंट इस ज़्यादा से ज़्यादा हद की नुमाइंदगी करता है। इस हद तक पहुंचने के बाद इसका मतलब है कि इस दिन के अंदर मज़ीद मालूमात सीखने या जज़्ब करने की कोशिश करना मुश्किल या गैर मौसर हो सकता है। ये इसकी
डिटेल में बताया है। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं। एंड दिस रिप्रेजेंट्स द ऑप्टिमम कॉमा द बेस्ट कॉमा अमाउंट ऑफ वर्क टू डू। एंड दिस रिप्रेजेंट्स द ऑप्टिमम कॉमा द बेस्ट कॉमा अमाउंट ऑफ वर्क टू डू। और ये काम करने के लिए बेहतरीन मिकदार की नुमाइंदगी ही करता है, और ये काम करने के लिए बेहतरीन मिकदार की नुमाइंदगी करता है, और ये काम करने के लिए बेहतरीन मिकदार की नुमाइंदगी करता है। ऑप्टिमम माने बेहतरीन होती है, बेस्ट भी बेहतरीन नहीं होती है, ठीक है। मैंने 2 मरतबा बेहतरीन नहीं लिखा। अमाउंट मिकदार होती है, और वर्क काम करने के लिए, टू डू करने के लिए, काम करने के लिए, रिप्रेजेंट माने नुमाइंदगी करना, एंड दिस और ये, ठीक है। नहीं समझ आया, थोड़ा और वजाहत करूँ इसकी? चलें वजाहत करता हूँ मैं आपको। तो इस सेंटेंस में जिसकी ट्रांसलेशन ये है कि और ये काम करने के लिए बेहतरीन मिकदार की नुमाइंदगी करता है, का मतलब है कि एक्स काम की मिसाली या सबसे ज़्यादा साजगार मिकदार की नुमाइंदगी करता है जो किया जाना चाहिए। इससे पता चलता है कि एक्स काम के बोझ और पैदावारी सलाहियत के दरमियान कामिल तवाज़ुन है। ये इस बात की निशानदेही करता है कि काम की एक्स मिकदार को पैदावारी सलाहियत की बेहतरीन या सबसे मौसर सतह समझा जाता है। इसका मतलब ये है कि एक्स से आगे ज़्यादा काम करने से बेहतर नताइज नहीं मिल सकते, और मुमकिन तौर पर कारकर्दगी या तासीर में कमी का बाइस बन सकती है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पैरे की तरफ, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। स्टूडेंट सेंटेंस नंबर 4, इट इज़ द बेस्ट पॉसिबल कंप्रोमाइज बिटवीन एडुकेट टाइम एट द बुक्स एंड फटीग। इट इज़ द बेस्ट पॉसिबल कंप्रोमाइज बिटवीन एडुकेट टाइम एट द बुक्स एंड फटीग, फुल स्टॉप। किताबों में मुनासिब वक्त और थकावट के दरमियान ये बेहतरीन मुमकिन समझौता है। किताबों में मुनासिब वक्त और थकावट के दरमियान ये बेहतरीन मुमकिन समझौता है। समझ में नहीं आई? चलिए इसी में और वजाहत करता हूँ। सेंटेंस नंबर 4 पढ़ते हैं। इट इज़ द बेस्ट पॉसिबल कंप्रोमाइज बिटवीन एडिक्वेट टाइम एट द बुक्स एंड फटीग्स। किताबों में मुनासिब वक्त और थकावट, फटीग होती है थकावट, के दरमियान ये बेहतरीन मुमकिन समझौता है। चलें अब इसको हम समझाते हैं। इस सेंटेंस में ये बताया है, या इस सेंटेंस का मतलब इस तरह है कि एक्स एक ऐसे हल की नुमाइंदगी करता है जो मुताल्ला या काम करने के लिए काफ़ी वक्त रखने और ज़रूरत से ज़्यादा थकावट या थकन से बचाने के दरमियान तवाज़ुन कायम करता है। इसका मतलब यह है कि एक्स एक बेहतरीन या मिसाली इंतज़ाम है जो मुताल्ला या काम करने के लिए काफ़ी वक्त की इजाज़त देता है, जबकि ज़रूरत से ज़्यादा थकावट या थकावट से बचने की ज़रूरत को भी मद्देनज़र रखना है। इससे ये पता चलता है कि एक्स एक दरमियानी ज़मीन तलाश करता है जहाँ कोई ज़रूरत से ज़्यादा थकावट की वजह से अपनी फलाह व बहबूद को कुर्बान किए बग़ैर पैदावारी सलाहियत की अच्छी सतह को बरकरार रख सकता है। तो ये मैंने काफ़ी और मिसाल रखे, वजाहत कर दी इसकी, वरना तो किताबों के हवाले से तो इसमें किताबों में मुनासिब वक्त और थकावट के दरमियान ये बेहतरीन मुमकिन समझौता है। इट इज़ द बेस्ट पॉसिबल कंप्रोमाइज़ बिटवीन एडुकेट टाइम एट द बुक्स एंड फटीग। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, पैराग्राफ नंबर 2 का। फटीग इज़ एन एब्सोल्युटली रियल थिंग सेमीकोलन, वन कैन नॉट escape it or ignore it. One can't, can माने कैन नॉट, escape it
और इग्नोर इट। ठीक है, थकावट एक बिल्कुल हकीकी चीज़ है, कोई इससे बच नहीं सकता या इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम इसको दोबारा और वजाहत करूं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस नंबर 6 पैराग्राफ नंबर 2 चल रहा है। हाउ टू स्टडी, मुताला कैसे करेगा। इफ़ यू ट्राई टू इग्नोर इट एंड प्रेस योर सेल्फ टू वर्क पास द ऑप्टिमम एंड एनी फूल कैन प्रॉप हिज eyelids up and do 14 hours a day bracket comma you will only get on this downward slope and achieve less than the best and then get exhausted and lose your power of concentration। ठीक है स्टूडेंट, इसका तर्जुमा आपके सामने रखता हूँ। अगर आप इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को ज़्यादा काम करने के लिए दबाव डालते हैं और कोई भी अहमक अपनी पलकें ऊपर कर सकता है और दिन में 14 घंटे कर सकता है, तो आप सिर्फ इस नतीजे की तरफ बढ़ेंगे और बेहतरीन से कम हासिल करेंगे और फिर थक जाएंगे और अपनी इर्तिकाज़ की ताकत खो देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आई आपको? या आपको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं? चलें इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप इसमें बता रहे हैं कि अगर आप काम की ज़्यादा से ज़्यादा मकदार को नज़रअंदाज करते हैं और अपने आप को इस मकाम से आगे काम करने पर मजबूर करते हैं, हालांकि कोई भी अपने आप को लंबे घंटे काम करने पर मजबूर कर सकता है, तो आपको मनफी नताइज का सामना करना पड़ेगा। बेहतरीन नताइज हासिल करने के बजाय आपकी पैदावारी सलाहियत में कमी आना शुरू हो जाएगी और आप कम हासिल करेंगे। मज़ीद बरा आप थक जाएंगे और मौसर तरीके से तवज्जो मरकूज़ करने की अपनी सलाहियत खो देंगे। ये मतलब इसका। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया पैराग्राफ नंबर 2, हाउ टू स्टडी, मुताला कैसा करें। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पैराग्राफ नंबर 3 में जितने भी सेंटेंस है वो करेंगे। इस पैराग्राफ में 6 सेंटेंस से लास्ट सेंटेंस तवील था, तो आप की स्टडी करें। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे पैराग्राफ नंबर 3, 6 पैराग्राफ पे मुश्तमिल है ये, हाउ टू स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।